Hello guys, welcome to my channel Interesting Biology, and today I will teach you about chapter number 2 named as Sexual Reproduction in Flowering Plants. Hello guys, how are you all? I hope all of you are fine. And so let's start the video from the part number 5 of the chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. As you all know, I have told you in my previous videos that I make the NCERT notes for you all so that you can easily understand it. So guys, let's start the video. पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो है, इससे पहले हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन कैसे होता है और पोलिनेशन के लिए जो एजेंट्स हैं उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब पोलिनेशन तो हो गया, उसके बाद का जो प्रोसेस है अब इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of the right type or it is of a wrong type. As I told you in my previous video that जो पिस्टिल होते हैं उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो पहचान सकते हैं कि वो पोलन ग्रेन उन्हीं के लिए है या नहीं है। राइट टाइप मीन्स अगर उन्हीं की स्पीसीज़ का हो, उसके लिए हो, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो राइट टाइप पोलन होता है उसको कहा जाता है कॉम्पैटिबल, एंड द रॉन्ग टाइप पोलन इज कॉल्ड एज इनकॉम्पैटिबल। ओके, and next point is the pistil accepts only the right type of pollen and promotes fertilization and reject the pollen of other species and incompatible pollen of the same species। जो पिस्टिल है वो एक्सेप्ट करता है सिर्फ उसी पोलन को जो राइट टाइप का होगा, और उसी से ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन अगर पोलन किसी अदर स्पीसीज़ का है या इनकम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप का है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। वो स्टिग्मा उस स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन को या उस पोलन ग्रेन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द केमिकल्स ऑफ पोलन एंड दोज ऑफ द स्टिग्मा। कुछ अब हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट में कहा, इससे पहले वाले पॉइंट में उसने हमें बताया है कि जो राइट टाइप पोलन ग्रेन्स होता है वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्पीसीज़ का नहीं हो तो उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर उसकी स्पीसीज़ का भी है और उसका जो केमिकल है वो स्टिग्मा के केमिकल से मैच नहीं करता, तो क्या होगा, वो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं इस पॉइंट को आपको फिर से बता देती हूँ। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द केमिकल्स ऑफ द पोलन एंड दोज ऑफ द स्टिग्मा। ये इंट्रैक्शन होता है केमिकल्स के बीच जो कि पोलन में और स्टिग्मा में होना चाहिए। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए, तो ही उनके बीच में रिलेशन बनेगा, तो ही उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन होने के बाद वो इजीली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि पिस्टिल ने एक अपने हिसाब से जो राइट टाइप का जो पोलन है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्मिनेशन बाय प्रोड्यूसिंग पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया था कि जो एग्जाइन होती है वो कुछ पार्ट को छोड़ देती है जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। जैसे ये किसी भी चीज़ का पोलन है तो ये इसकी इंटाइन लेयर है, इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, ऐसे जर्म पोर्स बने हुए होते हैं, और ये जो जर्म पोर वाला एरिया होगा यहाँ पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ एग्जाइन नहीं होती है। तो जो कोई भी पोलन अगर किसी भी स्टिग्मा पर लैंड होता है, मान लीजिए ये किसी का स्टिग्मा है, तो क्या होगा, इसके जो ये जर्म पोर वाले एरिया से ही पोलन ट्यूब का रिलीज होता है। ठीक है,
तो जो ये जर्म पोर हैं ये इसीलिए पाए जाते हैं इसके अंदर, ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है तो वहाँ से ईजिली पोलन ट्यूब निकल जाए और फिर वो ओवरी के पास तक पहुँच जाए। ओके, द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव्स इनटू द पोलन ट्यूब। फिर जो ये पोलन ग्रेन है इसके अंदर जो कुछ भी है, या जेनेटिक मटेरियल होगा, जो कुछ भी होगा, मेल गैमेट होगा, वो इस पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल के अंदर चला जाता है, ओवरी के अंदर चला जाता है। द पोलन ट्यूब grows through the tissue of stigma and style and reaches the ovary part। जो पोलन ट्यूब होती है वो स्टिग्मा के अंदर से जाती है, कुछ स्टिग्मा के जो टिश्यूज़ हैं उनको कवर करते हुए जाती है, स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से सीधा ओवरी। तो इसके बाद इसका जो डायग्राम है वो भी मैं भी आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज in the plants where pollen grains are shed at 2 cell stage, the generative cell stage or the generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth of pollen tube। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, 2 स्टेज में ही पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, यानी जो प्लांट है वो सेकेंड स्टेज में मतलब एक वेजिटेटिव सेल होगी उसके अंदर और दूसरी जेनरेटिव सेल होगी, तो इस स्टेज में ही वो उसको शेड कर देता है। लेकिन जो जेनरेटिव सेल होती है, जब पोलन ट्यूब निकल जाएगी किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर से, जब पोलन ट्यूब का आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर से जो कुछ भी जाएगा वो सीधा पोलन ट्यूब की हेल्प से इसके अंदर चला जाएगा। और यहाँ जो जेनरेटिव सेल है इसी बीच पोलन ट्यूब के अंदर मूवमेंट के टाइम ही वो गैमेट बना लेती है, माइटोसिस कर लेती है, उसके बाद डिवीज़न कर लेगी। डिवीज़न करने के बाद क्या होगा, उसकी 3 सेल स्टेज बन जाएगी। इन द प्लांट्स विच शेड पोलन ग्रेन्स इन 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी 3rd स्टेज में ही छोड़ देते हैं पोलन को शेड कर देंगे अपनी 3rd सेल स्टेज में ही, और पोलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। इस वाली स्टेज में क्या होगा, 2 मेल गैमेट उसके पास स्टार्टिंग से ही होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। पोलन ट्यूब जब रीच कर जाती है ओवरी, यानी ओवरी के पास जब वो पहुंच जाएगी, इट एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। तो वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड की साइड से जाती है। माइक्रोपाइलर एंड वो पार्ट है जहां इंटेग्यूमेंट्स छोड़ देती हैं होल, तो वो माइक्रोपाइलर रीजन हो जाता है। तो वहीं से पोलन ग्रेन के अंदर से निकली हुई जो पोलन ट्यूब है वो उसी के थ्रू एंटर करेगी एंड देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिर उसके बाद क्या होगा, फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर चली जाती हैं। ये हमने कल एक डायग्राम पढ़ा था ओव्यूल का, इस टाइप करके हमने एक डायग्राम देखा था कल कि इसके अंदर इंटेग्यूमेंट्स भी होते हैं, है ना। ये माइक्रोपाइलर रीजन होगा इसका, और यहाँ पे इसमें क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ये इन्वर्टेड, ये इस तरह से नहीं, किसी भी फ्लावर के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होती है। ओके, इस टाइप से किसी की भी डायरेक्शन होगी। जब इसका जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ होगा, तो जो कोई भी, मान लीजिए ये किसी प्लांट का स्टिग्मा वाला पार्ट है, जस्ट डोंट माइंड टू द डायग्राम्स, तो वहाँ से जब पोलन ट्यूब आएगी वो इस माइक्रोपाइल के अंदर जाएगी, माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू इसके अंदर जाती है। फिर जो यहाँ पे ओव्यूल है उसके अंदर इधर की साइड एंटीपोडल्स होते हैं, बीच में पोलर बॉडी होती है और नीचे 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होती है, तो उसके थ्रू फिर ये सिनर्जिड में एंटर करेगा। ठीक है गाइस, इसी पॉइंट को इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब पोलन ट्यूब ओवरी के पास चली जाएगी तो वो ओव्यूल में एंट्री करती है माइक्रोपाइलर एंड, पहले तो माइक्रोपाइलर एंड में जाएगी और फिर वहाँ से फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर चली जाती है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ओके गाइस, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इजीली
अच्छे से समझ सकें, एनसीईआरटी में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइज, और साथ ही साथ इतना भी कहूँगी कि बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen grains। बहुत सी जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ तो रेगुलरली की ही जाती हैं हर चीज़ पर, तो बहुत सी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो फिलीफॉर्म apparatus होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स के अंदर, वो पोलन ग्रेन्स को एक गाइड की तरह, मतलब एक गाइड की तरह गाइड करते हैं। ओके, उनकी एंट्री वहीं से जाएगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये गाइड करता है कि पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो किस साइड से जाए, किस तरीके से वो एंटर हो ओव्यूल के अंदर। ऑल दीज इवेंट्स from the pollen deposition on stigma until pollen tube enters the ovule are together referred as pollen pistil interaction। अब ये जितना भी प्रोसेस हमने स्टार्टिंग से अब तक पढ़ा है, पोलन का डिपॉजिट होना स्टिग्मा के ऊपर, फिर वहाँ से पोलन ट्यूब का निकलना, और फिर वो पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू फिलीफॉर्म बॉडी के अंदर जाएगी, वहाँ से ओव्यूल के अंदर चल जाएगी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हमने पढ़ा इसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, सो गाइस, अब आप देख सकते हैं जो ये डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसने बुक में एक कंप्लीट पिस्टल पार्ट दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है कि एक स्टिग्मा के ऊपर कहीं से पोलन ग्रेन आ जाते हैं और जो जम्पोर वाला एरिया है वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। फिर उसके बाद जो इधर माइक्रोपाइलर रीजन होता है उधर से वो जा कर के फिर सिनर्जिड्स का जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है उसके थ्रू एग्स के अंदर, मतलब एम्ब्रियो के ओव्यूल के अंदर कम्प्लीटली चली जाती है। ओके गाइस, तो अब आप इनकी नेमिंग देख सकते हैं। ये जो पोलन ग्रेन इसके अंदर से निकली हुई ये पोलन ट्यूब है, और जो ये ऊपर वाला एरिया है इसके अंदर एंटीपोडल्स पाए जाते हैं 3। बीच में आपको पता है 2 न्यूक्लियस थे, उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं, और यहाँ नीचे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और इनके बीच एक एग सेल होती है। ओके गाइस, अब इसके अंदर इसके बाद भी कुछ बहुत से प्रोसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट हेडिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आप मतलब इसका नाम से ही निकाल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब है किसी प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 बार होगा। किस तरीके से होगा अब हम पढ़ेंगे उसे आगे। द पोलन ट्यूब पर्सेस वन ऑफ द 2 सिनर्जिड्स एंड रिलीज द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। ओके, जब पोलन ट्यूब कहाँ चली जाएगी, सिनर्जिड में, किसी भी एक सिनर्जिड के एपरेटस में जाती है, फिलीफॉर्म एपरेटस में जाएगी और वहाँ अपने 2 मेल गैमेट्स को लीव कर देती है। 2 मेल गैमेट्स को लीव कर देगी उसके साइटोप्लाज्म में। उसमें क्या होगा, उनमें से एक तो चला जाएगा एग सेल के पास और जो दूसरा बचा होगा वो चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है ना, तो वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल। एक उनमें से एक गैमेट कहाँ चला जाता है, एग सेल की साइड मूव कर जाता है एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, कम्प्लीटली जुड़ जाएगा। एंड टू परफॉर्म सिनगैमी, सिनगैमी का प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, जब एग सेल के साथ क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, उसको सिनगैमी का प्रोसेस कहते हैं। इट गिव राइज टू अ डिप्लॉयड जाइगोट। ये क्या होगा, इसमें से एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। गाइस, जब आपने यहाँ डिप्लॉयड देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो गए कि डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि हर एक पेरेंट से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जब उनके पास रहेगा तो उसको डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट मतलब एक दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेट हैं क्रोमोसोम के, वो उनके पास होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा है वो क्या है, द अदर मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड। तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या है, वो पोलर न्यूक्लियाई की साइड मूव कर जाता है और सेंट्रल सेल के, जो सेंट्रल सेल होती है उसके अंदर जो एक ओव्यूल है कंप्लीट, उसके अंदर एक सेंट्रल सेल होती है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। उन जो अभी पोलन ग्रेन के थ्रू
पोलन ट्यूब के थ्रू जो भी गैमेट्स उसके अंदर गए थे उनमें से एक तो फ्यूज़ हो जाता है एग सेल के साथ, जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट है वो कहाँ होगा, वो मूव कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ और फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में और क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लॉइड मीन्स एक ही पेरेंट के, यानी होमोलोगस, एक जैसे क्रोमोसोम्स के सेट जिसमें पाए जाएंगे तीन, वो थ्री न्यूक्लियस हो जाएंगे और वो भी सेम पेरेंट के, तो उसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं, जब ये तीन आपस में जुड़ जाएंगे गैमेट्स क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पेन। As this involves the fusion of three haploid nucleus, so it is termed as triple fusion। जैसा कि आपको पता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके पास दो न्यूक्लियस थे और एक न्यूक्लियस जो है गैमीट के थ्रू चला गया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। हैप्लॉइड में सिंगल, एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या होगा, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। ओके गाइज, next point is in flowering plants two type of fusion occurs in same embryo sac, syngamy and triple fusion। जैसा कि आपने पढ़ा, जब एक तो सिंगैमी का प्रोसेस होता है और एक ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो ये जो दो तरह के फ्यूजन है वो ज़्यादातर सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में देखे जाते हैं और इसी टोटल फिनोमेना को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm nucleus and develops into the endosperm। जो सेंट्रल सेल होती है, जब उसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन पूरा हो जाता है तो क्या होगा, प्राइमरी बनता है जो कि आफ्टर डेवलपमेंट एक एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो PEN जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डायरेक्टली ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट, double fertilization ensures that the endosperm is formed only when the formation of embryo has been confirmed। तो डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो इसका मतलब है कि उससे पहले एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो के बनने के बाद ही एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब है कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो हम श्योर हो जाते हैं कि एम्ब्रियो जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। एंड एंजियोस्पर्म्स आर देयरफॉर मोर स्पेशलाइज्ड एज कम्पेयर टू अदर। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं दूसरे किसी भी स्पीसीज़ के, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, उनसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है। तो गाइज, मैं आपको इसकी एक छोटा सा आपको इसका एक समरी टाइप बताना चाहती हूँ। क्या होगा, जो मैंने आज आपको पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा आपने, स्टार्टिंग में पोलन जो है वो किसी स्टिग्मा के पास आता है, उसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है, फिर वो माइक्रोपाइलर रीजन से किसी भी एक सिनर्जिड के अंदर जाएगी। वहाँ से उसका जो मेल, जो उसके अंदर का कंटेंट है, जो पोलन ग्रेन है, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो पोलन ट्यूब की हेल्प से उसके अंदर चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन जो है एंजियोस्पर्म्स में यूजुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक जो गैमीट है, मेल गैमीट, वो तो फिलीफॉर्म एपरेटस की अंदर से निकलने के बाद डायरेक्ट एग सेल के साथ कंबाइन हो जाता है और वो एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। बाकी जो एक अदर मेल गैमीट बचता है वो मूव कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई की साइड में। पोलर न्यूक्लियाई की साइड में करने के बाद मूवमेंट वो क्या बनाता है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि ट्राइप्लॉइड होता है, जिसके अंदर तीन की तीन गैमेट्स हैं वो एक ही तरह की होती हैं। एज इसके अंदर फ्यूजन हुआ तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का, तो इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सिनगैमी का और एक ट्रिपल फ्यूजन का, और इसी को ही हम कंप्लीट को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो गाइज, अगर डबल फर्टिलाइजेशन किसी भी प्लांट के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है। सो गाइज, यहीं तक आपका इस टॉपिक का एंड हो जाता है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज, एट लास्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड कम अनदर डे विद अ फ्रेश माइंड।